हेलो एवरीवन। सो अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है विच इज़ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स एंड बियरर इंस्ट्रूमेंट्स। तो बेसिकली ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है एक पर्सन का नाम, स्पेसिफिकली पर्सन का नाम लिखा हुआ होता है, या फिर पर्सन का नाम और साथ में वर्ड लिखा होता है और हिज ऑर्डर। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ पे लिखा होगा सारा। ये भी एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हुआ अगर सिर्फ सारा लिखा हुआ है, या फिर अगर लिखा हुआ है सारा और ऑर्डर, तो ये भी एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हुआ। यानी कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट किया जाएगा या उसके ऑर्डर पे किसी और को पेमेंट किया जा सकता है। इसका जो लास्ट एंडोर्समेंट होता है, एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को भी ये इंस्ट्रूमेंट आगे किसी को भी देते हो तो उसे कहते हैं हम एंडोर्समेंट करना। तो अगर हम ये इंस्ट्रूमेंट किसी को भी आगे देते हैं तो हम उस बंदे का भी नाम लिखते हैं, यानी जिसके भी पास ये इंस्ट्रूमेंट होगा उस बंदे का नाम यहाँ लिखा हुआ होगा। लास्ट एंडोर्समेंट इन फुल। इन फुल का मतलब है कि अगर हम एंडोर्स करके यहाँ पे लिख रहे हैं कि जैसे मैं सारा, मैं इंडोर्स कर रही हूँ इसको, फॉर एग्जाम्पल एक्स को, तो मैं लिखूँगी यहाँ पे टू एक्स और मैं यहाँ पे अपना साइन कर दूँगी। तो इसका जो इंडोर्समेंट होता है वो भी फुल में होता है, यानी कि नाम लिखना इसमें ज़रूरी है। आप जिसको भी आगे दे रहे हो उसको नाम लिखना आपको ज़रूरी है। नेगोशिएटेड बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, यानी जब भी आप किसी को नेगोशिएट कर रहे हो इस इंस्ट्रूमेंट को, यानी कि ट्रांसफ़र कर रहे हो, एक जना जब दूसरे जने को ट्रांसफ़र करता है इस इंस्ट्रूमेंट को, उसको कहते हैं नेगोशिएट करना। तो जब भी आप नेगोशिएट कर रहे हो तो आप इसे कैसे कर सकते हो, एंडोर्समेंट और डिलीवरी से। एंडोर्समेंट कैसे करके, नाम और साइन लिख के, और डिलीवरी यानी कि उसको आप पहुंचा के, डिलीवरी जब देते हो या उसको जब भी आप पहुंचवाते हो इंस्ट्रूमेंट को, तो एंडोर्समेंट और डिलीवरी से ही ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो नेगोशिएट होते हैं। सेकंड आता है हमारे पास बियरर इंस्ट्रूमेंट्स। बियरर इंस्ट्रूमेंट्स में नाम लिखना कंपलसरी नहीं है। आप नाम लिख के बियरर भी लिख सकते हो, या तो आप नाम लिख के यहाँ पे लिख दो बियरर, या फिर आप नाम ही मत लिखो, तो ये बन जाता है एक बियरर इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि बियरर इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें एंडोर्समेंट इज इन ब्लैंक, यानी कि नाम लिखना यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। और इवन इफ मैं अगर आगे किसी को ये पहुँचवाती हूँ इंस्ट्रूमेंट, मेरे से आगे किसी को ये इंस्ट्रूमेंट पहुँचवाती हूँ, तो मैं उसका भी नाम यहाँ पर नहीं लिखूँगी। ये एक ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, इसमें एंडोर्समेंट करना साइन करके ज़रूरी नहीं है। सिर्फ मुझे अगर किसी को ये इंस्ट्रूमेंट देना है तो मैं उसको हाथ में ये इंस्ट्रूमेंट दे दूँगी, एंड दैट इज़ वाई वी से इट इज़ नेगोशिएटेड बाय डिलीवरी। यानी कि आपको अगर इसको ट्रांसफ़र करना है तो सिर्फ आप एक डिलीवरी दे दो, आपको कोई नाम नहीं लिखने की ज़रूरत, कोई साइन नहीं करने की ज़रूरत, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, बियरर इंस्ट्रूमेंट। अगर इसमें नाम भी लिखा हुआ है, जैसे कि नाम लिखा हुआ है मेरा सारा, बट एक्स जाके इस इंस्ट्रूमेंट को सेटिस्फाई करवा लेता है तो वो करवा सकता है। मैंने एक्स का नाम भी नहीं लिखा फिर भी वो इस इंस्ट्रूमेंट को सेटिस्फाई करवा सकता है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है बियरर। एक मेजर डिफरेंस की हम बात करते हैं ऑर्डर बियर इंस्ट्रूमेंट में। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, एक चेक है, ठीक है। अगर वो चेक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, तो जब मैं उसे लेके जाऊंगी बैंक में और उस पर लिखा है ऑर्डर, तो बैंक वाला मेरे से मेरा आधार और पैन मांगेगा, मेरे आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करेगा और फिर वो मुझे पेमेंट करेगा उस चेक का। बट अगर उस इंस्ट्रूमेंट में लिखा हुआ है बियरर, उस इंस्ट्रूमेंट में लिखा हुआ है मेरा नाम और बियरर, और मैं नहीं एक्स ले जाता है, तो बैंक वाला उसको भी पेमेंट कर देगा। अगर एक्स नहीं वाई ले जाता है तो बैंक वाला वाई को भी पेमेंट कर देगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है वर्ड बियरर। बियरर का मतलब भी होता है हूएवर पजेसेस द इंस्ट्रूमेंट, जिसके भी पोजेशन में इंस्ट्रूमेंट है। तो जिसके पास पोजेशन में इंस्ट्रूमेंट है वो इस इंस्ट्रूमेंट को सेटिस्फाई करवा सकता है। सो इट इज़ नेगोशिएटेड जस्ट बाय द डिलीवरी। अब हम पढ़ रहे हैं इनलैंड इंस्ट्रूमेंट्स। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी कि कोई चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट विच इज़ ड्रॉन इन इंडिया। हमारी फर्स्ट कंडीशन है इस इंस्ट्रूमेंट को इनलैंड करने के लिए कि इट इज़ ड्रॉन इन इंडिया।
सेकेंड हम देखते हैं कि इन दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, विच इज ईदर इट इज पेबल इन इंडिया, यानी कि जो भी पेमेंट है वो इंडिया में होना चाहिए, या फिर इट इज ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल कि ये मैंने ड्रॉ किया है दिल्ली में बैठ के, ठीक है, पेबल इन इंडिया यानी कि दिल्ली में ही इसका पेमेंट होगा। ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेजिडेंट इंडिया यानी कि फॉर एग्जाम्पल मोदी जी पे ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये बन जाता है एक इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। बट अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी कि ड्रॉ तो मैंने इंडिया में किया दिल्ली में बैठ के, पर पेमेंट न्यूयॉर्क में हो रहा है और पेमेंट हो मोदी जी को ही रहा है जो कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, बट पेमेंट हो कहाँ रहा है, न्यूयॉर्क में, तो भी ये क्या हो जाएगा, एक इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। एक और कंडीशन लेते हैं कि बनाया दिल्ली में ही है, पेमेंट भी इंडिया में हो रहा है, पर बनाया है मैंने बिल गेट्स के ऊपर। बनाया किसके ऊपर है, पर्सन हु इज रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया विच इज बिल गेट्स। तो क्या ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होगा, यस, तो भी ये एक इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होगा। यानी कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट में यही है कि आपकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए और उसके बाद इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है और दोनों ही नहीं सेटिस्फाई होती, ये दोनों ही कंडीशंस नहीं सेटिस्फाई होती है, तो भी ये क्या बन जाएगा, फिर एक फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। तो हाँ जी, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन ही यही है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि एक इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यानी कि चेक बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, पेबल कहाँ है, आउटसाइड इंडिया, ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई केस होता है तो ये बन जाता है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, इवन इफ इट इज ड्रॉन आउटसाइड इंडिया। और अगर हम इसे इंडिया में भी पे करा दें और किसी रेजिडेंट पे भी पे करा दें, यानी कि समझ लीजिए बिल गेट्स ने इसको बनाया है इंस्ट्रूमेंट को और वो मुझे दिल्ली में पेमेंट कर रहे हैं, सारा जैन यानी कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया को पेमेंट कर रहे हैं, तो भी ये क्या बन जाएगा, एक फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। गॉट इट? सो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन ये कहती है एन इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। अगर एक फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है और उसमें मेकर और ड्रॉवर जो है वो कोई भी तरह का इसको डिसऑनर करते हैं या इसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो इनकी लाइबिलिटी जो है मेकर और ड्रॉवर की, इनकी लाइबिलिटी आएगी बाय द लॉ रेगुलेटेड इन द कंट्री वेयर बिल इज ड्रॉन, यानी कि जहाँ भी बिल ड्रॉ हुआ था वहाँ के हिसाब से इनकी जो लाइबिलिटी है वो डिसाइड की जाएगी। इन पे जो लॉ लगेगा इनके इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पे वो उस कंट्री के हिसाब से लगेगा। ठीक है, यानी कि अगर दो कंट्रीज़ में अगर पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है तो ठीक है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि कैसे लाइबिलिटी डिसाइड की जाए, तो जहाँ पे भी ये ड्रॉ हो रहा है वहाँ से रेगुलेट होगा। बट अगर जो गलती है वो मानी गई एक्सेप्टर की या किसी एंडोर्सर की मानी गई, तो ये इन पे जो लॉ लगेगा वो वहाँ का लगेगा जहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट जो था वो पेबल था। वेयर एवर द इंस्ट्रूमेंट वॉज पेबल, जहाँ भी इंस्ट्रूमेंट था। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन है, ठीक है, उसका नाम है ए, अगर एक पर्सन है जिसका नाम है ए जो कि रहता है न्यूयॉर्क में, इसने एक बिल बनाया, ठीक है, और वो बिल बना के इसने दिया बी को जो कि रहता है, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, जापान में। ठीक है, ए जो कि न्यूयॉर्क में रहता है, इसने बिल बनाया बी पे जो कि रहता है जापान में। बी ने वो बिल को एक्सेप्ट कर लिया। ए में न्यूयॉर्क के हिसाब से कहा जाता है कि अगर आपने ये बिल डिसऑनर हो गया तो आप पे लगेगी 15% की इंटरेस्ट रेट। जापान में बोलते हैं कि अगर ये बिल डिसऑनर हो जाता है तो आप पे लगेगा 6% से इंटरेस्ट रेट। नाउ व्हाट हैपेंस कि ये इस बिल को एंडोर्स किया गया,
बट इस बिल को इंडोर्स किया इंडिया में। ठीक है, इंडिया में जब इस बिल को इंडोर्स किया गया तो ये बिल क्या हो गया, डिसऑनर। चार्ज किस पे लगेगा, पेमेंट किसको करना था, बी को। तो अब डिसाइड करना है कि क्या इंटरेस्ट रेट 15% से दी जाएगी या 6% से, क्योंकि यहाँ पे लाइबिलिटी बनी है एक्सेप्टर की, और एक्सेप्टर की कंट्री में ये पेबल था, और वहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो था वो था 6%। तो क्योंकि वहाँ पे 6% का इंटरेस्ट रेट था तो इसको 6% का इंटरेस्ट रेट जो है और पे करना पड़ेगा। बट यही अगर ए चार्ज किया जाता, ए की गलती होती कोई भी, तो फिर इंटरेस्ट रेट कितना लगता, 15%। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ेंगे वो है इन कोर्टे इंस्ट्रूमेंट्स एंड एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो इन कोर्टे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इन कोर्टे का मतलब भी होता है इनकम्प्लीट, यानी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी न किसी मायने में इनकम्प्लीट है। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट्स जनरली क्या होता है कि जो भी इस इंस्ट्रूमेंट को बनाता है वो इसे साइन करके डिलीवर कर देता है, या जो भी इसे एक्सेप्ट करता है वो उसे साइन करके फिर आगे डिलीवर कर देता है, बट उसमें अमाउंट मिसिंग होता है। जैसे आज मुझे किसी ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, ठीक है, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, उसमें कोई अमाउंट नहीं लिखा हुआ है और मैंने उसे वापस दे दिया, तो इट इज़ समथिंग विच आई एक्सेप्टेड बट इट इज़ इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। सो यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें प्रॉपरली वो एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसमें साइन भी है, बट उसमें क्या मिसिंग है, अमाउंट मिसिंग है, उसे बोलते हैं हम इन कोर्ट इंस्ट्रूमेंट्स। और इस इंस्ट्रूमेंट को डिलीवर भी कर दिया जाता है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट को हम बना के डिलीवर करते हैं ऐसे ही इसे डिलीवर भी कर दिया जाता है। तो जिस भी जने के पास ये इंस्ट्रूमेंट होगा, यानी कि जो भी इसका होल्डर होता है इस इंस्ट्रूमेंट का, वो होल्डर यहाँ पे अमाउंट भर सकता है। बट क्या कोई भी अमाउंट भर सकता है, नहीं, एक लिमिट डिसाइड होती है उस अमाउंट की, विच लिमिट इज स्पेसिफाइड विद द स्टैम्प अफिक्स्ड, यानी कि जितने का भी स्टैम्प वहाँ लगा हुआ है उस हिसाब से ही आप वहाँ पे अमाउंट भर सकते हो। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, ये एक इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ पे मैंने एक स्टैम्प लगाया है 2 रुपये का, ठीक है, 2 रुपये का स्टैम्प लगाया। अब जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, इस स्टैम्प को बोलते हैं रेवेन्यू स्टैम्प। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि अगर आपको 1000 रुपये का इंस्ट्रूमेंट बनाना है तो उस पर आपको 2 रुपये का स्टैम्प लगाना है, ठीक है। अगर आप 2000 का इंस्ट्रूमेंट बनाते हो तो आपको 4 रुपये का लगाना है, तो हमारे यहाँ पे 2 रुपये का, तो यानी इंस्ट्रूमेंट कितना कवर करता है रुपए, दैट इज़ 2000 रुपीज़। तो जो भी होल्डर है वो मैक्सिमम कितना अमाउंट डाल सकता है इसमें, 2000 रुपीज़, ठीक है। तो इन कोर्ट इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि जिसने भी उस इंस्ट्रूमेंट को बनाया है वो उसने इनकम्प्लीट बना के ही आगे डिलीवर कर दिया है, बट उसने उसको साइन कर दिया है, ठीक है। और उस इंस्ट्रूमेंट में एक स्टैम्प लगा हुआ है जो कि उस इंस्ट्रूमेंट की मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड करता है। इसमें होल्डर के पास पावर होती है कि वो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। ये जो इन कोर्ट इंस्ट्रूमेंट है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल। प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल यही बोलता है कि अगर आपने कोई चीज़ पहले क्लेम करी है तो आप बाद में उसे डिनाई नहीं कर सकते, यानी कि पहले आपने यहाँ पे अपना साइन कर दिया, इंस्ट्रूमेंट बना दिया, डिलीवर कर दिया, तो आप बाद में ही नहीं बोल सकते कि यार मैंने अमाउंट नहीं लिखा था, मेरा इंस्ट्रूमेंट तो प्रॉपर है ही नहीं, तो इसे इंस्ट्रूमेंट नहीं मानेंगे। नहीं, अगर यहाँ पे रेवेन्यू स्टैम्प है तो ऑटोमेटिकली इंस्ट्रूमेंट का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो डिराइव करता है। ओके, सो ये जनरली इंस्ट्रूमेंट्स तब बनाए जाते हैं जब कोई भी इस तरह का वर्क होता है जिसमें सर्विस प्रोवाइडिंग वर्क होता है, जिसमें कि आज के डेट पे सर्विस का वैल्यू नहीं डिसाइड किया जा सकता, बट ये ज़रूर डिसाइड किया जा सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू ये क्या रीच कर सकता है, तो उस हिसाब से बना के एक तरीके से इस इंस्ट्रूमेंट को दिया जाता है। अब इसमें 2 लोग होते हैं जब इंस्ट्रूमेंट जब ये बनता है, विच इज़ 2 people, वन इज़ होल्डर एंड अनदर इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। एक तो हो गया हमारा होल्डर और एक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब इन दोनों के ही राइट्स जो हैं इस इंस्ट्रूमेंट को लेके वो अलग अलग हैं। होल्डर के पास इतना ही राइट है कि अगर उसे जिससे भी इंस्ट्रूमेंट मिला है
ही जिसने भी साइन करके इसको इंस्ट्रूमेंट दिया है, एंड ही बिकम्स द होल्डर, द फर्स्ट होल्डर, राइट। तो ये होल्डर बन जाता है। इसके इतना ही पैसा इसमें ये डाल सकता है जितना इसका जो मेकर था, या जो इसका एक्सेप्टर था, या इसका जो भी इंडोर्सर था, या व्हाटएवर जिसने भी यहाँ साइन किया है, उसका इंटेंट कितना था पैसा देने का, या कितना लॉफुली जितना भी इंटेंशन से पैसा बन रहा था, ये होल्डर उतना ही राइट रखता है अमाउंट डालने का। अगर पैसा सिर्फ जब फाइनल डिसीजन आया कि भाई कितना कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया और फाइनल डिसीजन आया, और उस दिन डिसीजन आया कि यार 1800 रुपये बन रहे हैं, तो जो होल्डर है उसके पास राइट सिर्फ 1800 रुपये डालने का है। बट जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, अगर समझो इसने ये पैसे नहीं निकाले, इसने आगे ये नेगोशिएट कर दिया इंस्ट्रूमेंट, ये नेगोशिएट होके इंस्ट्रूमेंट किसके पास आ गया? होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास, होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो इस इंसान के पास, जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, इसके पास राइट होता है कि ये जो भी इंस्ट्रूमेंट का मैक्सिमम वैल्यू है ये उतना डिराइव कर सकता है उस इंस्ट्रूमेंट से। इसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि उसका क्या इंटेंट रहेगा, जितना भी स्टैम्प ने डिसाइड किया है मैक्सिमम वैल्यू, उतना ही उस इंस्ट्रूमेंट से ले सकता है। इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। इसमें क्या हुआ कि एग्जाम्पल में कि ए करके एक बंदा है, ठीक है, देयर इज अ पर्सन ए। इसने कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, इस इनकोर्ट इंस्ट्रूमेंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, इनकम्प्लीट है, अमाउंट नहीं लिखा, इसने एक बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्टेंस दे दी, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्टेंस दे दी, यानी उस पर साइन कर दिया। बट अभी इसने उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे अमाउंट नहीं लिखा, उस पर ब्लैंक एक्सेप्टेंस दी है कि आई एक्सेप्ट दिस बिल ऑफ एक्सचेंज। अब क्या हुआ, इसने ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये अपने ड्रॉर में रख दिया। अब ड्रॉर में से ए ने वो बिल ऑफ एक्सचेंज अपने ड्रॉर में रख दिया, ब्लैंक है बिल ऑफ एक्सचेंज, एक्सेप्टेंस जो है वो ब्लैंक है, यानी कि अभी पैसा नहीं भरा हुआ, ये इसने अपनी ड्रॉर में रख दिया। ड्रॉर में से एक्स ने चोरी कर लिया। एक्स कौन है यहाँ पे? थीफ। इसने चोरी कर दिया और इसने फर्दर आगे नेगोशिएट कर दिया वाई को, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। और कितने के लिए नेगोशिएट किया? 20,000 रुपीज़ भर के आगे नेगोशिएट कर दिया। इस इंस्ट्रूमेंट में 20,000 भरा और आगे नेगोशिएट कर दिया। तो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्या वाई के पास राइट है 20,000 रुपये निकालने का? क्योंकि इसने तो ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट किया था। तो क्या हम इसको बोलें कि यार तुम पे प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल लगता है, तुमने जो चीज़ पहले करी तुम मना नहीं कर सकते? सी, इधर ये क्यों नहीं लगेगा, इधर ये इनकोर्ट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होगा, इधर ये प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि वहाँ पे साइनिंग एंड डिलीवरी दोनों होने चाहिए। यहाँ पे साइन तो किया है ए ने, बट क्या उसने डिलीवरी दी है? नहीं दी है, इसने डिलीवरी नहीं दी है। एक्स ने इस इंस्ट्रूमेंट को चुरा के वाई को दिया है, हैंस दिस इज़ नॉट एन इनकोर्ट इंस्ट्रूमेंट, और वाई जो है वो इसका पैसा नहीं निकाल सकता। जब ही पैसा निकाला जा सकता है जब बाकी के कंडीशंस आप सारे फुलफिल करते हो, कि स्टैम्प हो, साइन हो, डिलीवरी हो, तो ही ये प्रॉपरली इनकोर्ट इंस्ट्रूमेंट्स कहलाएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट्स। एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि या तो समझ नहीं आ रहा होता है कि इनको बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रीट किया जाए या इनको प्रोमिसरी नोट ट्रीट किया जाए। एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि क्लियरली डिफाइन नहीं हो पाते कि इन्हें बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रीट किया जाए क्या प्रोमिसरी नोट ट्रीट किया जाए। यानी कि कैसा इंस्ट्रूमेंट हो गया, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, ठीक है, मैंने लिखा ऑर्डर टू पे 10,000 टू एक्स, ऑर्डर टू पे 10,000 टू एक्स। ड्रॉवर हूँ मैं सारा, और ड्रॉई भी मैंने कर दिया खुद को टू सारा। अब हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा है कि ड्रॉवर और ड्रॉई अलग होता है, पे और ड्रॉवर सेम हो सकता है, पर ड्रॉवर और ड्रॉई जो होता है वो अलग होता है।
अब इसमें देखिए कि सारा ही प्रॉमिस कर रही है, सारा ही साइन कर रही है, सारा ही पे कर रही है, बट लैंग्वेज क्या लिखी है, ऑर्डर टू पे, यानी सारा ही सारा का ऑर्डर। तो ये एक मिक्सचर हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट का, कि यानी कि पेमेंट का वायदा भी हम ही कर रहे हैं, पेमेंट भी हम कर रहे हैं, बट हम यहाँ वर्ड चूज कर रहे हैं ऑर्डर टू पे 10,000 टू एक्स। तो अब होल्डर के पास एक ऑप्शन आता है कि उसको इसको क्या ट्रीट करना है। होल्डर के पास एक ऑप्शन होता है कि उसे इसे क्या ट्रीट करना है, उसे इसे बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रीट करना है, उसे इसे प्रोमिसरी नोट ट्रीट करना है। अगर ये उसे प्रोमिसरी नोट ट्रीट करने का चूज करता है, ये चूजेस टू ट्रीट इट एज अ प्रोमिसरी नोट, तो फिर वो फर्दर कभी भी इसको बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं ट्रीट कर सकता। एक बार होल्डर ने जो चूज कर लिया वो हमेशा फिर वो ही चीज़ कहलाएगी, भले ही ये कितने भी टाइम नेगोशिएट होता रहे इंस्ट्रूमेंट, इट विल ऑलवेज बी कॉल्ड एज अ प्रोमिसरी नोट। सो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, जिनमें हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाते कि दे आर बिल ऑफ एक्सचेंज और दे आर प्रोमिसरी नोट। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे होल्डर के पास अथॉरिटी आता है टू डिसाइड।